Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। एक बार फिर हम सब वर्चुअली मिल रहे हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की क्लास में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शिका स्क्रीन शेयर कर चुकी है, वो फिर रेडी है अपने लेक्चर के साथ। दर्शिका, आर यू यस रेडी? मैम। आर यू रेडी? यस मैम। गुड हाँ, मॉर्निंग मैम, गुड टॉपिक। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेकिन अभी सिर्फ 6, 7, 8 बच्चे आए हैं, क्या बात है? आज स्ट्रेंथ बहुत कम है क्लास में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आलोक। आज बहुत कम बच्चे क्यों आए हैं? प्रीवियस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? मैम मेरी बैटरी सर मैम मेरे फोन में मैम बैटरी बहुत कम है मैम। लाइट आई थी रात में, मैं सो गया तो पढ़ते पढ़ते मैम। और हो रही है बरसात हो रही है। नहीं तो 8 बच्चे 9 बच्चे क्या मतलब है भैया? फटाफट आइए, क्लास की टाइमिंग्स आपको पता है ना। हम्म, चलिए दर्शिका, लेट्स स्टार्ट द थिंग। अलाउ करके बीच में अब थोड़ा सा लेट हो जाएगा बच्चा। सर ने छोड़ दिए, हेड सर ने छोड़ दिए प्रीवियस क्लास। यस मैम, आज यस चार मैम। मिनट पहले ही छोड़ दिया था चलो चलो, तो ठीक जल्दी है। ओवर हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। स्टार्ट। थैंक यू ऑल द मैम। बेस्ट। गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मुदालियार आयोग पढ़ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। और अ, अब हम निरंतरता बनाते हुए ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तकों के विषय में आयोग ने क्या सुझाव दिए थे। हम इन बिंदुओं को चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में, या ये कहें कि हम अ, अपनी ज्ञान का अर्जन जो है वो पाठ्य पुस्तकों के ही माध्यम से करते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें जो होनी चाहिए वो इतनी रोचक होनी चाहिए, या यूँ कहें कि पाठ्य पुस्तक का जो चुनाव है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कैसा कंटेंट रखना चाहिए, कैसी विषय वस्तु रखनी चाहिए जो कि अट्रैक्टिव भी हो, आकर्षक भी हो, और जो कुछ ना कुछ नवीन जानकारी देती हो, इतिहास से वर्तमान को जोड़ते हुए भविष्य की ओर ले जाती हो, ऐसी पुस्तकें हम पढ़नी चाहिए। और आयोग ने जो सुझाव दिए वो हम देखेंगे। आयोग ने कहा कि अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण तथा चयन के लिए सभी प्रदेशों में एक पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम बालक का निर्माण यहीं से कर रहे हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तकों पर कुछ जो चीज़ें हैं वो एक समिति का गठन करना चाहिए। उस समिति के अंदर कैसे सदस्य रखनी चाहिए, कौन कौन से सदस्य रख सकते हैं, आयोग ने इस पर भी विचार दिया अपना। आयोग ने दिया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और राज्य का न्यायिक अधिकारी, एक विश्वविद्यालय का उपकुलपति, क्षेत्रीय लोक सेवा आयोग का एक सदस्य, एक विद्यालय का प्रधानाचार्य, शिक्षा निदेशक तथा 2 शिक्षाविदों को सदस्य बनाया जाना चाहिए। आयोग ने ये संस्तुति दी कि जो जो भी हम पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं उसके लिए हमें अलग अलग क्षेत्रों से विचार लेने चाहिए कि हम अपने पाठ्य पुस्तक को और कितना रोचक और कितना अच्छा बना सकते हैं। तो यदि हम अलग अलग क्षेत्रों के, या यूँ कहें कि अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को लेंगे तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को और अच्छा कर पाएंगे। आयोग ने जैसा कि देखे कि न्यायालय का न्यायाधीश को भी उन्होंने प्रेफर किया कि उनको लेना चाहिए, न्यायिक अधिकारी। और विद्यालय का प्रधानाचार्य, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल होता है प्रधानाचार्य का, कि हमारे विद्यालय में किस प्रकार की पुस्तकें आ रही हैं, किस किस तरह का पाठ्यक्रम रखा जा रहा है, ये उसका सबसे वो ध्यान भी देता है और ध्यान देने योग्य उसके लिए होता भी है। कि यदि उसको ये नहीं पता होगा कि हमारे विद्यालय में किस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने विद्यालय को जो विकास की दिशा है वो नहीं दे पाएगा। और जो शिक्षा विधि यानी जो पुस्तक है उससे जुड़े हुए 2 शिक्षा विधि, जो मतलब कि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हो, अपने विषय में अच्छा कार्य कर रहे हो, उनसे भी राय लेनी चाहिए।
परामर्श लेना चाहिए कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक को और क्या अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं उसमें। पाठ्य पुस्तकों की भाषा तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। आयोग ने इस संदर्भ में कहा कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण है उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय वस्तु रखी जा रही है वो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी पाठ्य पुस्तक रखी जा रही है उसमें जो कंटेंट रखा जा रहा है वो बिना उद्देश्य के हो। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई भी पाठ्य पुस्तक हो उसका कोई उद्देश्य ना हो, लेकिन कुछ जैसे कॉमिक्स होती हैं ये उनका उद्देश्य कुछ बिल्कुल नगण्य मान लीजिए होता है कि वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए रखी जाती है। जो भी कॉमिक्स इनसे भी जोड़ सकते हैं क्योंकि बच्चे उनका भी अध्ययन करते हैं और पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें बच्चे देखते रहते हैं अपने जीवन में, तो इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में चित्र, नक्शे तथा रेखा चित्र आदि होने चाहिए। आयोग ने संस्तुति दी कि जो भी हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक जो भी हम अपने छात्रों के बीच में ला रहे हैं उनमें जैसे हम देखते हैं कि कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो केवल सफ़ेद रंग की होती है, नॉर्मल सी रखी हुई हैं, तो बच्चे उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते। अगर वहीं पे अगर हम कुछ अच्छे अच्छे चित्र लगाएंगे, बच्चों के चित्र लगाएंगे या फिर पत्तियाँ, फूल, पेड़ या जानवरों की कुछ भी जीव जंतु हो गए, सबको अगर लगा के कुछ अच्छा मतलब कंटेंट से रिलेटेड, मान लीजिए हम अन्यथा अगर किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो वो भी अच्छी नहीं होगी। अब क्योंकि बच्चे पहले चित्र देखते हैं, उन्हीं से आकर्षित होते हैं और उन्हीं से अनुमान लगाते हैं कि ये इससे क्या इसमें दिया होगा जो ये चित्र बना हुआ है। तो चित्रों का चयन करना चाहिए, चयन में भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किस विषय वस्तु, किस लाइन में या किस अध्याय में किन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जिससे कि बालक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े और हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो सकारात्मक रूप से बालक में डाल सकें। जैसे नक्शे, जैसे सामाजिक विषय, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, उनसे रिलेटेड अगर हम किसी भी तथ्य को रख रहे हैं तो नक्शे के माध्यम से अगर रखेंगे तो बालकों में कहीं ना कहीं रुचि उत्पन्न होती है कि ये भारत है, ये इसमें कितने राज्य हैं, बच्चे उसमें कहीं ना कहीं जानकारी करने की कोशिश करते हैं। रेखा चित्र हो गए, जैसे कोई भी हेडिंग हो गई वो रेखा चित्र के माध्यम से रख सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप पीपीटी ही देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा मतलब कंटेंट नहीं है या ये कहे कि कोई भी ऐसा चित्र नहीं है जिसको हमने जोड़ने का प्रयास नहीं किया है। यदि इसी प्रकार हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी सुधार करेंगे अब तो कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने बालकों को जोड़ पाएंगे। अब आप पहले देखते होंगे कि जो पहले की जो शिक्षा की जो किताबें थी वो बिल्कुल नीरस थी और देखा होगा कि किताबों के जो पृष्ठ होते हैं वो भी बड़े रूखे रूखे होते थे और उनमें जो कलरफुल चित्र भी नहीं थे, इतने अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। लेकिन अगर उसकी अब आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो किताबें लगाई जा रही हैं वो इतनी आकर्षक होती हैं कि हमारे मतलब देखने मतलब विषय से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम जब किताबों को रखा देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको खोलने का प्रयास करते हैं, ओपन करते हैं कि क्या है इसमें, कि कितना अच्छा दिया हुआ है। तो जब बड़े लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी चीज़ों का चुनाव करें जो बच्चे उससे जुड़ पाएँ। पाठ्य पुस्तक समिति द्वारा पुस्तकों का निर्माण निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए। अब आयोग ने यह सुझाव दिया कि जो भी हम पाठ्य पुस्तक रख रहे हैं, जिसका निर्माण कर रहे हैं, वो उचित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए बहुत मोटी मोटी पुस्तकें लगाई गई हैं और बड़े बच्चों के लिए पतली पुस्तकें लगाई गई हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि स्तर के अनुसार हम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करें, विषय वस्तु का निर्माण करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही अधिक हमने पाठ्यक्रम रख दिया है जो पालकों के लिए समय पर वो पूरा भी नहीं हो पा रहा है पाठ्यक्रम और उससे कुछ
अधिक उद्देश्य हमारे पूरे भी नहीं हो रहे, केवल उन्हीं चीज़ों को रखें जो कि हम अपने उद्देश्यों को सार्थक रूप से सिद्ध कर पाए। एक विषय पर समान स्तर की अनेक पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। अब जैसे माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसमें ऐसा सुझाव दिया आयोग ने कि एक विषय पर समान स्तर की अनेक पुस्तकें। 6th 7th 8th क्लास में तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि हम हिंदी की पुस्तक अगर दे रहे हैं तो उसमें कई सारी पुस्तकें रख दें, क्योंकि हमें एक ही पाठ्यक्रम रखना होता है और एक ही पुस्तक से पढ़ाना होता है। हाँ, ये चीज़ें हम देख सकते हैं जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है उसमें हम देख सकते हैं कि एक अगर बुक रखेंगे तो उतना नॉलेज नहीं गेन हो पाएगा, बच्चों को उतना ध्यान या ये कहें अध्ययन सामग्री उतनी नहीं मिल पाएगी। हम कई पुस्तकें रखें विषय से रिलेटेड, ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से अपना ज्ञान अर्जन कर सके और राइटरों के बारे में जान सके कि किस लेखक की क्या विचारधारा थी और हम किस विचारधारा को लेकर उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण किया और ये हमारे लिए कहाँ सार्थक सिद्ध होती है। हल्की सी स्लाइड्स कट पाठ्य रही हैं, थोड़ा सा दर्शिका राइट हैंड साइड से हल्की सी स्लाइड्स कट रही बेटा। ओके मैम, हम्म, अभी सही है? कट रही हैं। एक मिनट। मैम ठीक से शो हो रही है अब? शो तो हो रही है लेकिन राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कट रही है, मेरे राइट हैंड साइड में। ओके मैम, मैं फिर से दोबारा से शेयर करो जरा। फिर एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे ये हो जाता है। मैम अब ठीक लग रही है? अभी भी नहीं हो रहा मैम? चलो कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, ये कट ही रही है बेटा राइट हैंड साइड से। चलो चलो, ठीक हो गई, ठीक हो गई। ओके मैम हम लोगों में साफ दिखाई दे रहा है, नहीं कट रही है इसमें। अच्छा अच्छा तब अच्छा, ओके। चलो चलो, मैम। ठीक है ठीक है आयोग ठीक है, ने मेरे से भी ठीक हो गई। ओके मैम, आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में एक और सुझाव दिया जो कि इस प्रकार है कि पाठ्य पुस्तकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वाह किया जाना चाहिए तथा किसी वर्ग को आहत करने वाली सामग्री नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का जो भी हम निर्माण कर रहे हैं उसके संदर्भ में यह अहम बिंदु होगा कि जो भी हम कंटेंट रख रहे हैं, हमारे बीच में विषय वस्तु रख रहे हैं, वो किसी भी जाति धर्म को आहत न करती हो, क्योंकि हम एक एक विकास की ओर अपने बालकों को ले जा रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए जो कि हमारे बालकों को अलग नकारात्मक चीज़ों की तरफ प्रेरित करे जाने की ओर। उन सब चीज़ों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उन उन बिंदुओं को रखना चाहिए जो कि व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए, समाज में घटनाओं से जोड़ते हुए, जो उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं उनके माध्यम से अच्छे से अच्छे पाठ्यक्रम को, उससे जो उसकी भाषा शैली होगी, जो उसकी विचारधारा होगी, वो सकारात्मक हो, ताकि हम अपने बालकों में निगेटिविटी को दे ही ना पाए या उसकी तरफ उनका ध्यान ही ना आकर्षण हो। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बालकों में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अपनी जाति धर्म इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो सुनना शुरू कर देते हैं, उनसे जानना शुरू कर देते हैं। अगर हम पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसा ही रखेंगे तो बालक इन सब चीज़ों से हट ही नहीं पाएगा। तो बालकों को हुए अपने पाठ्य पुस्तकों में ऐसी चीज़ों का संकलन करना चाहिए जिससे कि हम अपने बालकों में नकारात्मक चीज़ों को ना डेवलप करते हुए सकारात्मक चीज़ों को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए अच्छा से उद्देश्य का निर्वाह कर सके। पाठ्य पुस्तक उद्धरण की प्रविधि में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार को विशेष रूप से
ध्यान ध्यान देना चाहिए कि दिशा में केंद्र व प्रदेश की सरकारी पाठ्य पुस्तक समिति में मिलकर कार्य करें। आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो भी हम पाठ्यक्रम हुआ या पाठ्य पुस्तक हुई, उसका जो भी हम चुनाव कर रहे हैं, जिन चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं, वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो हम अपने बालकों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे अपनी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। अब आयोग द्वारा दी गई शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जो भी शिक्षण विधियां प्रस्तुत की, वो है, आयोग का मानना था कि जो उस समय की वर्तमान जो स्थिति थी उससे रिलेटेड जो भी शिक्षण विधियां चल रही थी वो संतोषजनक नहीं थी, उनमें पर्याप्त सुधार की आवश्यकता थी। जैसे कि उस समय व्याख्यान विधि का हम प्रयोग कर रहे थे, संवाद विधि का प्रयोग हो रहा था, मौखिक विधि का प्रयोग हो रहा था, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा था, वाद विवाद जैसी विधियों का हम प्रयोग कर रहे थे, जो कि हमारे बालकों में कहीं भी सार्थक नहीं सिद्ध हो पा रही थी। बालकों को अगर व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे तो हमारा बालक जो है बोरिंग महसूस करेगा, वो उसको नींद भी आएगी हमारी कक्षा में, और वो क्योंकि वो 11 से 17 वर्ष का बालक है तो वो वाद विवाद जैसी शिक्षण विधि में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। कुछ ही बच्चे जो थे वो प्रतिभाशाली, वो कुछ ना कुछ प्रश्न और उत्तर दे पाते थे, लेकिन सभी हम जब जो भी शिक्षण विधि लाते हैं या जो भी शिक्षण कार्य करते हैं उसमें सभी स्तर के बालकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक सामान्य बुद्धि लब्धि बालक को देखकर कार्य करते हैं। तो हम ऐसी शिक्षा विधि को लाने का आयोग ने सुझाव दिया कि जो हम अपने बालकों में सभी रूप से सर्वांगीण रूप से शिक्षा को विकसित कर सकें। शिक्षण विधियों को आधुनिक एवं गतिशील बनाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रस्तुत किया कि जो भी हम शिक्षण विधि ला रहे हैं, जो भी शिक्षण विधि अपने छात्रों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना पाठ्यक्रम जिस विधि के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, वो आधुनिक होनी चाहिए और गतिशील भी होनी चाहिए। आधुनिक का अर्थ ये हुआ कि कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से या फिर मल्टीमीडिया, आज हम देख रहे हैं कि पीपीटी के थ्रू हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी हम अपने पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण या फिर आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए ये मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, आगमन निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमारा उद्देश्य कब पूरा होगा? जो हम उद्देश्य लेके चले हैं वो हमारे तभी पूरे होंगे जब हम हमारे बीच जो कहते हैं कि बालकों में जो भी शिक्षा है वो एक टेक्निक के माध्यम से डालने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस उद्देश्य ले लिए हमने और शिक्षा बस देना शुरू कर दिया। बालकों में वो किस तरह प्रभावित हो रही है हम ये देख ही नहीं रहे, हम ये जान ही नहीं रहे कि बालक उससे कितना प्रभावित हो रहा है या कितना अपने जीवन में वो क्या कहते हैं ग्रहण कर पा रहा है, कि बालक वो कितना उपयोग में ला पा रहा है हमारी शिक्षा को। छात्रों में स्वयं अनुभव करके सीखने की क्षमता का विकास हो। आयोग ने कहा कि अगर हम इस बात पर जोर देंगे कि वो प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से या फिर और भी आगमन निगमन विधियां हैं उनके माध्यम से अगर शिक्षण कार्य करेंगे तो जो बालक है वो कहीं ना कहीं वो स्वयं भी उन कार्यों को करने का प्रयास करेगा चीज़ों से, या जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें खुद भी कार्य करेगा और खुद जब वो काम करेगा तो वो सीख पाएगा कि और हम अच्छा क्या कर सकते थे। उनसे रिलेटेड जो उसको स्व अनुभव प्राप्त हो रहा है उससे यदि बालक सीखेगा तो उसके जो सीखने की क्षमता होगी वो और अच्छे से डेवलप हो पाएगी और बालक अपने अन्य प्रोजेक्ट में अगले प्रोजेक्ट में वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। और चूँकि यहाँ पे मोटिवेशन भी होना चाहिए कि अगर हम उसको मोटिवेट करते रहेंगे तो वो अनुभव भी प्राप्त करेगा और सीखने की जो दक्षता है वो भी कुशल हो पाएगी।
छात्रों में वांछित अभिवृत्तियों, आदतों तथा मूल्यों का विकास होना चाहिए। आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो हमारे छात्र हैं, उनमें अभिवृत्तियों, आदतों और मूल्यों का विकास होना चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब हम बालक के सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देंगे, उनके अंदर अच्छी आदतों को भी डेवलप करेंगे और हमारे मूल्यों से परिचित कराते हुए उनका नैतिक विकास कर सकेंगे। छात्रों को केवल रटने के लिए ही प्रेरित ना करें, बल्कि इनके द्वारा वे विषय भी भली प्रकार समझ कर याद करें। पालकों को हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो कि ना वो रटकर सिर्फ परीक्षा के लिए ही ना हो, वो अपने व्यावहारिक जीवन में भी उसको ग्रहण कर सके, ताकि वो किसी भी पाठ्यक्रम को रटने की बजाय समझ कर भली प्रकार से अपने जीवन में अपने विषय से रिलेटेड चीज़ों को ग्रहण करके दिनचर्या में शामिल करके उन चीज़ों को सीखे, समझे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे अंदर विकास है वो हो सके। बालकों में स्वप्रेरण प्रक्रिया तथा स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करनी चाहिए। हमारे हमारे बीच में जो भी शिक्षण विधियाँ लानी चाहिए वो ऐसी हो जो बालकों को स्वप्रेरित करने का प्रयास करे और स्व अध्ययन की प्रवृत्ति। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग सा कोई भी अध्याय शुरू किया बोरिंग तरीके से, या बोरिंग क्या नहीं कह सकते हैं, व्याख्यान विधि कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो आलस्य जो होता है वो कहीं ना कहीं छात्रों में तो प्रभावी होता ही है। हम बड़े बच्चों में भी वो चीज़ें प्रभावी होती है कि हम जब भी लेक्चर सुन रहे होते हैं तो सो रहे होते हैं। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हो और इतना ध्यानपूर्वक सुन रहे हो कि हो सकता है कि आलस्य उन पर भी प्रभावी हो रहा हो। तो जो भी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें बिल्कुल अपने शिक्षा से थोड़ा सा अलग कर रही हो। ऐसी होनी चाहिए विधियाँ जो कि हम अपने बालकों को अपने जो उद्देश्य है उनको पूरा करने में शामिल कर सकें। इसी क्रम में छात्रों में सामाजिक प्रेम, सहयोग और मिलकर काम करने वाली भावना उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। आयोग ने यह प्रस्तुत किया कि जो भी हम अपने छात्रों में जो भी विकास कर रहे हैं वो ऐसा हो जो समाज में प्रेम की भावना उत्पन्न करे, सहयोग की भावना को उत्पन्न करे और मिलकर काम करने वाली प्रक्रिया जो भावना उत्पन्न होती है। जो कभी हम देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है वो कब अभी तक का मतलब माध्यमिक शिक्षा में तो सुधार लाने के लिए जो दिए गए प्रोजेक्ट वो पर्टिकुलर बच्चों में दिए जाते थे कि एक एक आपको ये करना है, आपको ये करना है। लेकिन अब जो दिए जा रहे हैं वर्तमान में तो बालकों के को ग्रुप में काम करने का ऐसा जो भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है वो बालकों का पहले एक ग्रुप बनाया जा रहा है, बालक व बालिकाओं का, जिससे कि वो दोनों मिलकर कार्य कर सके, नई नई चीज़ों को सीख सके। उनके अंदर जो सहयोग और प्रेम और मिलकर काम करने की जो भावना है वो उत्पन्न होने के इन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आयोग ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा शारीरिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए थे। आयोग ने कहा कि प्रत्येक वर्ष छात्रों का कम से कम एक बार चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य होना चाहिए। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो उनका चिकित्सकीय ध्यान या स्वास्थ्य परीक्षण भी हम इसको भी हम ध्यान दें, क्योंकि यदि बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो हम कितनी भी अच्छी शिक्षा, कितनी भी अच्छी विधियों के माध्यम से दें, उसमें वो चीज़ें विकास हो ही नहीं पाएगा। उसके अंदर वो डेवलपमेंट जो हम चाह रहे हैं वो उस दिशा में नहीं हो पाएगा। तो ये भी जो चिकित्सकीय ध्यान है, जो शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा है, उस पर भी जोर देना है हमें कि हम अपने बालकों में उसके स्वास्थ्य को भी ध्यान दें और जो उससे रिलेटेड जो व्यायाम हो गए और भी योग हो गया उसको भी कराते हुए अपने बालकों का विकास करें। विद्यालयों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
विद्यालयों में कुछ जो सुविधाएं हैं वो देना आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि किसी भी समय यदि बालक कहते हैं कि प्रेयर के समय यदि वो गिर जाता है तो उसका उस समय ट्रीटमेंट कर सकें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बता पाते हैं कि उनको क्या समस्या है। यदि विद्यालय में वो चीज़ें शिक्षक समझ जा रहा है तो अगर हम चिकित्सा सुविधाएं उनको वहाँ प्रोवाइड करा पाएंगे तो जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं अपने बालक का वहाँ पे जो है उपचार कर सकेगा। छात्रों को पौष्टिक भोजन दिए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हम बालक का विकास, संपूर्ण विकास तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उचित मात्रा में होंगी। तो हम अगर अपने आहार में, बालकों के आहार में पौष्टिक भोजन शामिल करेंगे तो बालकों का उचित विकास हो पाएगा। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में ही जो शिक्षकों के लिए सुझाव दिए वो इसी क्रम में ये थे कि शिक्षकों को ऐसी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे वे छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण दे सकें। ऐसे शिक्षकों का हमें चुनाव करना चाहिए, या खेल कूद जैसे जो शिक्षक होते हैं उनको रखना चाहिए अपने विद्यालय में, जिससे हम पीटी, योगा, इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखा सके, वो अप्लाई कर सके अपने घर में। बालक तभी अप्लाई करेगा जब वो उसको एक शिक्षक जो है वो मार्गदर्शन देगा कि आपको अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा लेना है, एक्सरसाइज का सहारा लेना है, या फिर किन किन चीज़ों से हम अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे शिक्षक रखने चाहिए जो उनको बता सके। कुछ शिक्षकों को इसके लिए अब प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सके। जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब विद्यालय में बालक प्रेयर के टाइम बच्चे गिर जाते हैं सूर्य की रोशनी, तेज रोशनी की वजह से या उसकी तपन की वजह से, तो शिक्षकों के अंदर ये भी प्रशिक्षण देना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि अगर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा यानी कोई भी अगर ऐसा शिक्षक मौजूद नहीं है वर्तमान परिस्थिति में, तो जो उस समय जो शिक्षक मौजूद है वहाँ पर वो भी अपने बालक का उपचार कर सके, उपचार करने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि हम केवल देख ही रहे हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमारे जो अन्य विषय के जो शिक्षक हैं उनको भी इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो हमें उस विषम परिस्थिति में किस प्रकार उसमें कार्य करना है, किस प्रकार हम चीज़ों को बिल्कुल सामान्य करने की स्थिति में आ सकते हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान विषय पढ़ाए जाने चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जो हमारे बालकों का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान जैसे विषयों को भी पढ़ाना चाहिए, ताकि बालक जो है वो पुस्तकों के माध्यम से अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सके और यह जान सके कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी चीज़ें, विटामिन होते हैं, कौन सा मतलब कितनी मात्रा में होता है। मतलब बालक को इस चीज़ से भी, इस विषय से भी अवगत कराना चाहिए कि एक मनुष्य जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी, उसके शरीर में क्या क्या कितनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, या फिर जितने भी मतलब जो भी विटामिन वगैरह होते हैं उन सब की जो नॉलेज है वो इस पुस्तकों के माध्यम से देना चाहिए। जो हमारे विषय में अगर रखा जाएगा तो बालक उन चीज़ों को समझ पाएगा। इसी क्रम में आयोग ने विद्यालय भवन तथा पुस्तकालय संबंधी सुझाव भी प्रस्तुत किए, जो कि ये है कि विद्यालय भवन स्वच्छ, नियोजित, पूरे रहित हवादार तथा शहरी वातावरण के शोरगुल से दूर होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि विद्यालय भवन स्वस्थ, सुनियोजित, पूरे की जगह शोर रहित होना चाहिए। शोर रहित, हवादार तथा
शहरी वातावरण के शोरगुल से दूर होना चाहिए। जो हमारे विद्यालय का निर्माण है उसके संदर्भ में आयोग ने यह प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा विद्यालय है वो एक स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए, हरा भरा वातावरण हो जहाँ शहर का जो शोरगुल है वो नहीं होना चाहिए, और जो विद्यालय है वो हवादार कक्षाओं से युक्त होना चाहिए। वहाँ का माहौल जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। युक्त होना चाहिए जैसे कि विद्यालय ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ से ट्रेन का मतलब संसाधन का माध्यम वहाँ पे हो, और जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह और हॉस्पिटल थोड़ा सा अवॉइड होने चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विद्यालय भवन में पुस्तकालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। विद्यालय है तो विद्यालय से जुड़ी हुई चीज़ें पुस्तकें होंगी तो पुस्तकें रखने का एक स्थान होगा। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यालय भवन में पुस्तकालय भी होना ही चाहिए, क्योंकि यदि पुस्तकें ही नहीं होंगी हमारे आसपास तो हम अध्ययन क्या करेंगे या कुछ नया सीखने की हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी। इसलिए विद्यालय में पुस्तकालय भी होना चाहिए। पहले पुस्तकालय में पुस्तकों का अच्छा संग्रह होना चाहिए तथा उसमें छात्रों के लिए अध्ययन करने की सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय तो है लेकिन बच्चे वहाँ पर बैठ के अध्ययन ही नहीं कर सकते हैं। उचित स्थान, उचित व्यवस्था, या ये कहें बैठने की उचित व्यवस्था, हवा होनी चाहिए वहाँ पर, बिजली की रोशनी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा बालक है वो वहाँ पे बैठ सके, वहाँ पे विद्या अध्ययन कर सके। पुस्तकालय का ऐसा वातावरण होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण, ताकि जो भी वहाँ पर बैठे और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रेरित हो सके, आत्मा उसकी इस चीज़ के लिए प्रेरित करे कि हम यहाँ पर बैठकर शिक्षा अध्ययन कर सकें। पुस्तकालय अवकाश के दिनों में खुले होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि विद्यालय जो बंद हो जाते हैं, बच्चे बोर होते हैं कि वो कहाँ जाएँ, क्या पढ़ें, क्योंकि वो अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड चीज़ों को कितना पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे। तो पालकों को ये भी सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए कि जो अवकाश के दिन यदि चल रहे हों तो विद्यालय में पुस्तकालय जो है वो खुले होने चाहिए, ताकि जिस भी समय वो अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो वो पुस्तकालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। पुस्तकालय में योग्य पुस्तकालय अध्यक्ष तथा कुशल कर्मचारी होने चाहिए। पुस्तकालय में यदि अब हम देखते हैं कि क्लासरूम है तो उसके लिए हमारे शिक्षक हैं, अगर प्रिंसिपल ऑफिस है तो उसके लिए प्रधानाचार्य हैं, अगर और भी कोई भी मान लीजिए स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो हमारे वहाँ पे भी शिक्षक मौजूद हैं। अगर यहाँ पे पुस्तकालय आया तो पुस्तकालय में भी योग्य पुस्तकालय अध्यक्ष होने चाहिए और कुशल कर्मचारी होने चाहिए, ताकि हमारे जो बालक है वहाँ पर जाकर पुस्तकें ढूंढते ना रहे, सिर्फ उनका समय व्यर्थ ना वहाँ पर जाए। जो हमारे शिक्षक हैं वहाँ पे ऐसे होने चाहिए जो कि बालकों को उनके पाठ्यक्रम से रिलेटेड वहाँ पे पुस्तकें अवेलेबल करा सके, उनको बता सके कि आपके लिए जो योग्य पुस्तकें हैं वो कहाँ पर रखी हैं। वो कर्मचारी भी योग्य कुशल होंगे तो वो इन चीज़ों को ध्यान दे पाएंगे, वो ये चीज़ उनको दिशा निर्देश भी दे पाएंगे कि आपको इधर अन्यथा पुस्तक नहीं पढ़नी है, आपको अपनी आयु स्तर के अनुसार ही पुस्तकें पढ़नी है। काले अच्छे फर्नीचर तथा साज सज्जा से युक्त होने चाहिए। यहाँ पे त्रुटि हो गई है कि होना चाहिए पुस्तकालय अच्छे फर्नीचर तथा साज सज्जा से युक्त होने चाहिए। जो पुस्तकालय है उसको भी हम आकर्षक यदि बनाएंगे तो बालक है वो कहीं ना कहीं आप पुस्तकालय अब देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने से बहुत दूर भागते हैं, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बालकों के लिए बिल्कुल रोचक चीज़ें, बिल्कुल कलरफुल चीज़ें लाएंगे, पुस्तकालय को भी आकर्षक बनाएंगे, वहाँ पर क्रिएटिव क्राफ्ट के माध्यम से कुछ नई नई चीज़ें लेकर रखेंगे या बनाकर लगाएंगे
तो जो बालक है वो आकर्षित होगा अपने पुस्तकालय के प्रति। जो फर्नीचर है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अभी तक हम देखते थे कि लकड़ी की चेयर होती थी, लकड़ी की टेबल होती थी, उसमें बैठ के बच्चे बिल्कुल उतना अच्छा अनुभव नहीं होता था। अब वर्तमान में देख सकते हैं कि बिल्कुल कलरफुल मेज आ गई हैं, उनको हम अपने पुस्तकालय में लगा सकते हैं। और टेडी बियर जैसी चेयर्स रखी होती हैं, उनको हम अपनी उसमें शामिल कर सकते हैं पुस्तकालय को रोचक बनाने के लिए। और जो भी पुस्तक रखने के लिए स्टैंड अवेलेबल है मार्केट में, उनको भी हम अपने पुस्तकालय में लगा सकते हैं, जिससे कि जो बालक है वो उसको देख के बिल्कुल अच्छा सा महसूस करे और पुस्तक पढ़ने के लिए आकर्षित हो। यथासंभव पुस्तकालयों को सामान्य जनता के लिए भी सुलभ बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय पुस्तकों का आलय, हम यहाँ समझ रहे हैं कि वहाँ पे पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। तो पुस्तक किसी के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि अगर बड़े बच्चे पढ़ेंगे या छोटे बच्चे या फिर बाहर कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके लिए अन्यथा हो गई। नहीं, अगर कोई भी आम व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है पुस्तकें, तो पुस्तकालय उसके लिए भी ओपन होना चाहिए, ताकि जो हमारे बीच में जो भी चीज़ें पुस्तकों में रखी जा रही हैं वो आम जनता भी समझे, वो भी चीज़ें समझे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो विद्यालय है उसके अंदर ये पुस्तकालय रखते हैं ताकि जो बच्चे हैं बस केवल वही अध्ययन कर पाते हैं। अगर समान जनता के लिए भी हम पुस्तकालय को ओपन करेंगे तो हम जो लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको भी हम शिक्षा दे पाएंगे। इसी क्रम में आयोग ने अनुशासन एवं चारित्रिक विकास संबंधी कुछ सुझाव दिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक छात्र संबंधों में निकटता एवं घनिष्ठता होनी चाहिए। हम देखते हैं कि बालक जो है वो अनुशासित नहीं हो पाता है, वो शोरगुल, सभी बच्चे शोर करते हैं, शैतानी करते हैं, लेकिन एक शिक्षक की यहाँ पे अहम भूमिका होती है कि अपने बालक में जो अनुशासन है उसको कैसे डेवलप करना है। केवल उसको डांट के, चिल्ला के या फिर अलग बिठा के या उसको दंड दे के ऐसे उसको अनुशासित नहीं कर सकते हैं। हमारे जो अनुशासन उसके अंदर जो डालना है या उसको जो अनुशासन की प्रक्रिया है उसे समझाना है, उसके लिए हमें अपने छात्रों से घनिष्ठता बनानी होगी, निकटता बनानी होगी, जिससे हम उसमें जान सके कि वो शरारत अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और हम अगर निकटता बनाएंगे तो हम बालकों में अनुशासन भी डेवलप कर पाएंगे। जैसा कि बेस्ट एग्जांपल हमारी मैम है, और जो कि मैं भी थोड़ी सी शरारत कर देती हूँ और मेरी मैम भी बिल्कुल आराम से समझा के उन चीज़ों को बिल्कुल, अगर मैम नॉर्मली होकर मुझे नहीं समझाती कि क्या है क्या नहीं है तो मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी शरारत कर देती हूँ, और मैम नॉर्मली समझा के उन चीज़ों को और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक ठीक दर्शिका, वेरी गुड। Yes, sir. बुराई अच्छा, करने में तुम नंबर 1 हो, है बुराई करने में नंबर 1 हो। चलो आगे बढ़ो, शाबाश। नहीं मैम, एग्जाम्पल है कि आपने निकटता और इतनी बना रखी है अपने बालकों से, अपने विद्यार्थियों से, कि जो अनुशासन है वो कहीं ना कहीं स्व डेवलप हो जाएगा अपने बालकों में। ये हर टीचर को करना चाहिए, ये हर टीचर को करना चाहिए। हाँ, मौका अगर मौका है तो बच्चा बिल्कुल ऐसे फील करे कि टीचर मेरे नेक्स्ट खड़ी है, और मौका है तो फिर उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो मेरी टीचर है और मुझे उनका मान सम्मान करना है। यस मैम। कक्षा में छात्र परिषद, छात्र संसद तथा न्यायिक प्रणाली द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग ने इस बात को भी रखा, ये सुझाव भी दिया कि जो छात्र परिषद इस समय स्थापित हो चुके हैं विद्यालयों में, वो भी उस समय उन्होंने जो सुझाव दिया वो एक सकारात्मक रूप से दिया कि अगर छात्र परिषद अगर होंगे विद्यालय में तो उनकी एक कमेटी होगी, कमेटी का मतलब एक छोटा सा ग्रुप होगा, वो ग्रुप के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करेंगे। अब बालकों को अनुशासित करने के लिए कैसे प्रेयर में जाना है या कैसे लंच करना है या कौन सा स्टेप मतलब कौन सा कार्य किस स्टेप से करना है, उसको वो क्रमबद्ध रूप से बालकों को सिखा पाएंगे। ऐसी कमेटी को या ऐसे ग्रुप को स्थापित करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया,
क्योंकि वर्तमान स्थिति में यदि देखें तो जो भी छात्र परिषद है या छात्र संसद जो भी बनाई जा रही हैं, जो भी डेवलप हो जा रही हैं, वो कहीं न कहीं नकारात्मकता की ओर अपने बालकों को ले जा रही है। वो नेतागिरी जैसी चीज़ों में लिप्त होते जा रहे हैं और वो पढ़ाई को महत्व ना देने की बजाय वो ये सामाजिक जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें वो लिप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उस समय पर आयोग ने यह अच्छा जो सुझाव है वो दिया और आज के समय में वो कहीं न कहीं नेगेटिव होता जा रहा है। छात्रों को प्रीफेक्ट प्रणाली तथा गृह प्रणाली आदि के द्वारा स्वशासन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह कहा कि जो भी हमारे छात्र हैं, प्रीफेक्ट प्रणाली के माध्यम से उनके अंदर अनुशासन डेवलप करना चाहिए। गृह प्रणाली, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी अपने बालकों में जो हम जैसा आचरण करेंगे या हम जैसा अनुशासन बनाएंगे तो वो उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। वो तुरंत वो चीज़ें हमारे साथ भी वो करेंगे। जैसे हमने अनुशासन बनाया या उनको कोई चीज़ समझाई तो वो तुरंत इफेक्ट देंगे या उनका तुरंत फीडबैक ये मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं अनुशासन बनाए रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से हम अनुशासन बनाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। विद्यालय में एनसीसी, स्काउट, समाज सेवा, खेल कूद, रेड क्रॉस आदि की व्यवस्था की जाए। ऐसा मानते हैं कि जब हम एक या फिर स्काउट हो गई, स्काउटिंग बच्चे सीखते हैं और खेल कूद हो गया, उसमें भी हम अनुशासन बहुत अच्छे से डेवलप कर पाते हैं अपने छात्रों में, क्योंकि वो खेल कूद होता है तो उसके नियम होते हैं और एनसीसी होता है, वहाँ पे भी नियम सिखाए जाते हैं कि अगर हम कहीं रह रहे हैं, कहीं हमारा वास है तो हम कैसे वहाँ पे अपने आप को परफॉर्म करेंगे, कैसे हम अपने सहयोगियों के साथ में कैसा अनुशासन बनाए रखेंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये सब चीज़ें भी हम अपने बालकों में इस तरह डेवलप कर सकते हैं। 17 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए। आयोग ने जहाँ पर ये सुझाव दिया था कि छात्र परिषद की स्थापना होनी चाहिए, वहीं पर एक सुझाव ये भी दिया था कि 17 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि जो हमारा बालक है वो किसी पाठ्यक्रम को छोड़कर किसी अन्य गतिविधियों में लिप्त न हो जाए। जो उसका निर्माण काल है वो सुचारू रूप से सही दिशा में विकसित हो पाए। आयोग ने 17 वर्ष से अधिक बालकों के लिए ही जो भी राजनीतिक गतिविधियां, क्योंकि 18 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो वो एक समाज में उसका एक अस्तित्व हो जाता है, वो सही गलत कहने के लिए सक्षम हो जाता है, उसकी विचारधारा डेवलप हो जाती है। तो फिर इसके बाद वो राजनीतिक चीज़ों में गतिविधियों में कहते हैं कि लिप्त हो सकता है, लेकिन 17 वर्ष से पहले उसको नहीं होना चाहिए। लिप्त प्रतिबंध होना चाहिए और लिप्त भी नहीं होना चाहिए। अब आयोग ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संबंधी सुझाव दिए। उसमें कहा कि आयोग छात्रों के लिए निर्देशन तथा परामर्श व्यवस्था को आवश्यक मानता है। आयोग ने ऐसा प्रस्तुत किया कि जो भी हम छात्रों के अंदर जो उनका व्यावसायिक चयन है उसके लिए हमें निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था को भी हमें रखना चाहिए, ताकि जो भी छात्र हैं जो अपने जीवन को दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं, व्यवसाय का चयन नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें किस प्रकार कार्य करना है, समाज में कैसे जीना है, कैसे जीवन यापन करना है, उसमें कहीं भी अगर असुविधा महसूस कर पा रहे हैं या वो सभी स्थानों पर वातावरण में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो बालकों में परामर्श और निर्देशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि हम शिक्षक या फिर विद्यालय के प्रबंधक इन सब जो भी वहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड जो भी हम अपने बालकों में जो भी निर्देशन एवं परामर्श की जो व्यवस्था है, कहते हैं कि शिक्षक जो होता है वो कुशल परामर्शदाता का रोल प्रस्तुत कर सकता है, जो प्रधानाचार्य होता है वो भी कुशल परामर्शदाता हो सकता है, एक वार्डन होती हैं जो हमारे आवास जो छात्रावास होते हैं उसकी जो वार्डन मैम होती हैं, अफसर होते हैं,
वो भी अपने छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श दे सकते हैं, उसकी भी सुविधा देनी चाहिए। छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए जिसमें प्रकृति, व्यापार, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र और महत्व को रोचक तरीके से दिखाया गया हो। छात्रों को वो फिल्में दिखाई जानी चाहिए जिनमें हिस्टोरिकल चीज़ें हों, जैसे कि नक्शा हो गई और मोटिवेशनल मूवी हो गई, लक्ष्य मूवी हो गई और तारे ज़मीं पर हो गई। ऐसी फिल्में हमारे मनोरंजन क्षेत्र से ऐसी फिल्में आती हैं जो कि हमारे बालकों के लिए लाभप्रद हो सकती हैं। उन फिल्मों को दिखाया जाना चाहिए ताकि हमारा बालक जो है वो ऐसे नॉर्मल तरीके से बालक ना ही उसमें ध्यान दे पाते हैं। जो भी हम उनको बताते हैं कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम करने में इतनी ये अच्छाई है, ये बुराई है, वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर अच्छी फिल्मों के माध्यम से अगर हम उनमें कोई नैतिक मूल्य सिखा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंट है जो उनके अंदर करना करना चाहते हैं, वो फिल्में बहुत ही इफेक्टेड होती हैं। अगर हम देखेंगे कि वर्तमान समय में टेलीविज़न और मोबाइल जो कि हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा आ चुका है और हर छोटे बच्चे के हाथ पे रिमोट कंट्रोल होता है और मोबाइल होता है, जो कि जो वो चाहते हैं वो देखते हैं। अगर अच्छी फिल्में हम उनको दिखाएंगे, उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो बालक है वो अच्छा विकास कर पाएगा। निर्देशन व परामर्श विशेषज्ञ, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा रोजगार विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। जो भी हम बच्चों में निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया जो अपना रहे हैं, उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए और रोजगार विशेषज्ञ भी होने चाहिए, ताकि जो हमारे बालकों में जो भी व्यावसायिक जो निर्देशन है या शैक्षिक जो भी प्रक्रिया है, विकास है, उसको हम सुचारू रूप से सही क्रम में और एक विकास की दिशा में ले जा सके, ऐसा परामर्श होना चाहिए। तो अच्छे परामर्श के लिए अच्छे परामर्शदाता का भी चुनाव होना चाहिए। निर्देशन के लिए सभी प्रदेशों में शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। हम आयोग ने सुझाव दिया कि जो हमारे जो देश के जो प्रांतों में जो भी ऐसे ब्यूरो स्थापित किए जाएं, ताकि जो भी बालक या जो भी व्यक्ति है जो परामर्श चाहते हैं और निर्देशन प्रक्रिया में लिप्त होना चाहते हैं, वो ग्रहण कर सकें। जब कहते विद्यालय में तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे आसपास भी ऐसे ब्यूरो होने चाहिए कि यदि हम अपनी जीवन में व्यावसायिक संबंधी जो भी चीज़ें हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ से हम अपना परामर्श ले सकें और अपनी समस्याओं का निवारण कर सकें। निर्देशन के दर्शिका ओ मैम, टाइम तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। दर्शिका मैम, टाइम इतना जल्दी खत्म हो जाता है। एक्चुअली तुम हिस्ट्री को इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाती हो, इतना रुचिकर करके पढ़ाती हो, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करती हो कि टाइम कब वाइंड अप हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इसके आगे का जो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, बस कल, मेरे ख्याल से कल का दिन है, तो ये वाइंड अप हो जाएगा कमीशन। यहाँ तक, अब यहाँ का और कल का एक संग आप ले लीजिएगा एनालिसिस बच्चों से, है ना? इन लोगों के राय और प्रश्न, क्वेरी, सब कुछ। 16, 17, सिर्फ 17 बच्चे क्लास में, 18 बच्चे एब्सेंट। कौन है? रिंकू, आप हैं क्लास में? यस मैम। अभिषेक, आदर्श, आलोक, अंजना, दर्शिका, काजल, कृति, लक्ष्मी, नेहा, पवन, प्रताप, प्रीति, राजनारायण, रिंकू, संजय, सुचिस्मिता, सीता और वीरेंद्र। सुप्रिया नहीं है? उपेंद्र भी नहीं है। हाँ। चलिए, आशा करती हूँ कि आपके सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा होगा। बहुत ही गूढ़ जानकारियां, रहस्य आप बता रही हैं कमीशन के रेफरेंस में। थैंक यू सो मच दर्शिका। सी यू टुमारो विद द रिमेनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।